today we are going to study लॉजिकल पॉजिटिविज्म। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक एरा का नाम है, एक पूरी की पूरी एक क्लास का नाम है, ना कि किसी पर्टिकुलर फिलोसोफर का नाम है। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। इसमें बेसिकली 4-5 फिलोसोफर थे, फिर लोग जुड़ते गए तो 7 हो गए। बेसिकली 7 फिलोसोफर्स के नाम से जाना जाता है, बट इसमें अपना कंट्रीब्यूशन और भी जो एनालिटिकल फिलोसोफर्स थे उन लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो थोड़ा सबका कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन लॉजिकल पॉजिटिविज्म में ही है। लेकिन लॉजिकल पॉजिटिविज्म में जो प्रिंसिपल उठाए गए हैं वो प्रिंसिपल बेसिकली विटगेन्स्टाइन और रसल के उठाए गए। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म में कुछ मॉडिफिकेशन जो नए तरह का किया वो किया जाके तुम्हारे एयर ने, जाके कार्ल पॉपर ने, जाके कार्नेप, जो फाउंडेशन मेंबर थे जिसमें स्लिक और कार्नेप दो बेसिकली सबसे मतलब जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मेंबर थे, इन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म की नींव तैयार की नियर अबाउट 1929-26 के आसपास। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म बेसिकली दो शब्दों से बनता है, एक लॉजिक एक पॉजिटिविज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं तार्किक अनुभववाद या तार्किक प्रत्यक्षवाद। आप इसे अनुभववाद भी कह सकते हैं, आप इसे प्रत्यक्षवाद भी कह सकते हैं। और लॉजिक का अर्थ है तर्क और अनुभववाद का अर्थ है एम्पिरिसिज्म, यानी कि सेंस परसेप्शन से जो हम जान सकते हैं वो, यानी कि ये रियल वर्ल्ड। तो दो शब्द जो मिलकर बनाते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म, दो शब्द से ही इनकी पूरी थियरी समझ में आ जाती है, पूरी फिलोसफी इनकी दो शब्दों से ही पल्ले पड़ जाती है। या तो आप लॉजिक दो या फिर आप एम्पिरिकल बताओ। इन दो के अलावा अगर आपके पास कुछ भी है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सीधी सी पूरी फिलोसफी एक सेंटेंस में। अब उसी को किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, छोटा छोटा सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, उसी की हम स्टडी करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन फिलोसोफर्स के साथ कि समटाइम इट फील्स कि ये लोग कहीं ना कहीं फिलोसफी की जो मेटाफिजिक्स की जो एक एक्सट्रीम थी, जो कई हजार साल से चली आ रही थी और जिसके ऊपर रिलीजन का पूरा कब्जा रहा, कभी वो कब्जा हटता गया, कभी वो कब्जा बहुत स्ट्रांग हो गया। जैसा रिलीजन ने कहा वैसा मेटाफिजिक्स वो लोग एक्सप्लोर करके दे देते थे। मेटाफिजिक्स के रूप में जिन चीजों को वो मानते थे उन चीजों के पीछे कोई बेस नहीं होता था। धार्मिक मान्यताएं होती थी या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती थी, या फिर एक तरह से कहें तो जिसे कहते हैं इंट्यूशन को ही वो शब्दों में कह देते थे। लेकिन शब्दों से उसका अर्थ लगाना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए इनका एक प्रेजुडिस, एक मतलब प्री थिंकिंग इनके दिमाग में थी कि भाई कुछ भी है, हम दुश्मन बन के खड़े हो गए हैं मेटाफिजिक्स के खिलाफ। हमारा मेन आक्रमण मेटाफिजिक्स पर है, क्योंकि इनमें कोई मैथमेटिशियन था, कोई फिजिसिस्ट था, कोई केमिस्ट था, सारे साइंस की फील्ड से थे, कोई इकोनॉमिस्ट था, सारे साइंस की फील्ड से थे। और साइंस की फील्ड तब तक डोमिनेट नहीं कर सकती जब तक रिलीजियस डोमिनेट खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये एक राइजिंग थी रिलीजियस डोमिनेशन के खिलाफ, जिसको इन्होंने मेटाफिजिक्स नाम दिया। क्योंकि रिलीजियस डोमिनेशन का एकमात्र जो कारण है वो है गॉड और सोल का कंसेप्ट, और बेस जो मेटाफिजिक्स है उसके जो फाउंडेशनल कंसेप्ट्स हैं वो यही दो हैं, गॉड और सोल। तो इन्होंने कहा इसी पे अटैक करो। तो डायरेक्टली गॉड और सोल तो नहीं कह सकते हम तो, बट वी कैन से मेटाफिजिक्स। और इन्होंने इस मेटाफिजिक्स पे अटैक किया जो वो बड़ा शार्प अटैक था, लैंग्वेज के बेस पे अटैक किया, लैंग्वेज का एनालिसिस करके अटैक किया। थोड़ा देखते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में। ओनली वन, हर्बर्ट फेगल of the original member of the Vienna Circle was trained as a philosopher। 7-8 जितने भी फिलोसोफर्स थे उनमें से एकमात्र हर्बर्ट फेगल ही एकमात्र ऐसा फिलोसोफर, एक ऐसा व्यक्ति था जो फिलोसफी की फील्ड से था। इनफैक्ट फेगल गेव द नेम लॉजिकल पॉजिटिविज्म द ग्रुप डिक्ट्रिन इन 1931। 1931 में यह नाम दिया जाता है, उससे पहले इसका नाम वियना सर्कल ही चलता रहता है।
मोरिट्ज स्लिक जो था इसका फाउंडर मेंबर था, लीडर भी था इस पूरे के पूरे ग्रुप का। ये एक फिजिसिस्ट था जिसकी ट्रेनिंग अंडर मैक्स प्लैंक हुई थी, यानी कि जिसने मैक्स प्लैंक के अंडर रिसर्च की थी। अब मैक्स प्लैंक को तो बहुत से लोग जानते होंगे। मैक्स प्लैंक कांस्टेंट जिसने दिया था, और वो वास्तव में आज भी बहुत जबरदस्त चीज उसने दी है, जिसका आज भी हमारे पास तोड़ नहीं है। तोड़ क्या, आज भी वो हमारी फिजिक्स में या हमारी जो डिस्कवरीज हैं उनमें बहुत काम आता है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जिसमें वो बताता है कि भाई जो स्मॉलेस्ट जो क्या बोलते यूनिट हो सकती है, जिसमें उसने बताया 10⁻⁻32, वो प्लैंक लेंथ थी। ये मैक्स प्लैंक ने दी थी, और मैक्स प्लैंक इसका गुरु था। अब इस तरह का फिजिसिस्ट जिसका गुरु है, तो फिजिक्स के कितना ज्यादा इंस्पायर था। एक तरह से डायरेक्ट फिलोसफी और फिजिक्स की लड़ाई चल पड़ी। कर्ट गोडेल, ए मैथमेटिशियन, मेट विद द ग्रुप। ठीक है, एक कर्ट गोडेल नाम का मैथमेटिशियन हुआ, ये भी इनके ग्रुप में शामिल हुआ। एक अपना था, अदर मेंबर इंक्लूडेड हांस हान, ये भी अच्छा फिलोसोफर था, मैथमेटिशियन विद मेनी थियरम्स एंड रिजल्ट्स नेम्ड आफ्टर हिम। ओटो न्यूरॉथ वाज एन इकोनॉमिस्ट, फिलिप फ्रैंक ए फिजिसिस्ट, फ्रेडरिक वेइजमैन आल्सो वाज ए फिजिसिस्ट। मोस्टली साइंस के फील्ड कैसे थे, मोस्टली या तो मैथमेटिशियन थे या फिजिसिस्ट थे, एक भी फिलोसफी के बैकग्राउंड का नहीं था। तो इनको वो जो फिलोसफी की जो स्टडी स्टार्ट से चलती आ रही थी, उससे कोई लेना देना था नहीं। इनका एक और एक ही मोटो, जस्ट एलिमिनेट द मेटाफिजिक्स। रूडोल्फ कार्नेप केम लेट, और ये इनका एक जिद ही थी, रिजिडिटी थी कि हम इसके खिलाफ ही खड़े होंगे, वरना इनके बाद भी फिजिक्स चली है। और आज जो क्वांटम फिजिक्स हम देख रहे हैं, उस क्वांटम फिजिक्स कहीं ना कहीं फिलोसफी की बहुत सी जो धारणाएं हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर है। Rudolf Carnap came late to the group and had been trained as a physicist and a philosopher. He became one of the most important and influential philosophers of 20th century and was the leading exponent of the logical empiricism that grew out of the discussion of the group. कार्नेप के बारे में है, कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। रूडोल्फ कार्नेप क्या कहते हैं फिलोसफी के बारे में? रूडोल्फ कार्नेप, philosophy as the logic of science, distinguish between इंटरनल एंड एक्सटर्नल सूडो क्वेश्चंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्वेश्चंस। तो फिलोसफी को क्या मानते हैं? फिलोसफी विज्ञान का तर्कशास्त्र है। फिलोसफी जो है वो विज्ञान का तर्कशास्त्र है, जो कि लॉजिकल प्रोपोजिशन और इलॉजिकल प्रोपोजिशन के बीच का डिफरेंस क्लियर करता है। यानी कि जो प्रोपोजिशन वैज्ञानिक है उनको एक साइड कर देता है, और जो अवैज्ञानिक है उनको एक साइड कर देता है। ये फिलोसफी का काम है। फिलोसफी को साइंस का लॉजिक बताता है कार्नेप। कार्ल पॉपर, ए वेल नोन फिलोसोफर ऑफ साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, वाज ऑन द फ्रिंज ऑफ द वियना सर्कल। कार्ल पॉपर एक बहुत अच्छा फिलोसोफर हुआ है, फिलोसफी ऑफ साइंस का और पॉलिटिकल फिलोसोफर हुआ है, जिसका कि विटगेंस्टाइन के साथ जो विवाद हुआ था, और उस विवाद के बाद विटगेंस्टाइन में थोड़ा लैंग्वेज को लेकर चेंज आया था। ठीक है, तो कार्ल पॉपर हुआ है, और ये एक तरह से वियना सर्कल में एक तरह से क्या बोलेंगे कि नक्काशी है, एक तरह की चार चांद लगा देते हैं। The movement drew inspiration from earlier empiricists like David Hume and Auguste Comte, but it was more directly shaped by the positivism of Ernest Mach, the logical optimism of Bertrand Russell, and the early work of Ludwig Wittgenstein, particularly his Tractatus. ये किससे प्रभावित था? अभी मैंने बताया, स्पेशली तो ये डेविड ह्यूम से प्रभावित था। डेविड ह्यूम से प्रभावित होने का एक कारण है एजे एयर। एजे एयर डेविड ह्यूम का मतलब बहुत तगड़ा फॉलोवर हुआ है, बहुत बड़ा फॉलोवर हुआ। ठीक, और एजे एयर के ने डेविड ह्यूम पे ही काम किया, और डेविड ह्यूम इनकी सबकी प्रेरणा बनते हैं सबकी। डेविड ह्यूम जो कि मॉडर्न फिलोसोफर है, जितना एनालिटिकल फिलोसफी पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसी का रहा है तो वो डेविड ह्यूम का रहा है। और ये कहें कि भाई जो 19th सेंचुरी के बाद की जो फिलोसफी है वो सारी की सारी फिलोसफी डेविड ह्यूम से प्रभावित थी, कांट से इतनी प्रभावित नहीं थी, किसी दूसरे फिलोसोफर से इतनी प्रभावित नहीं। तो संस्थापक सदस्य हैं अपने मोरिट्ज स्लिक, रूडोल्फ कार्नेप, ओटो न्यूरॉथ और हैंस हाइन सम्मिलित थे। बाद में
कर्ट गोडेल, कार्ल पॉपर, एजेयर जैसी उल्लेखनीय हस्तियां वियना सर्कल से जुड़ते हैं। वियना सर्कल की विशेषता इसके अंतःविषयक दृष्टिकोण से थी। विभिन्न क्षेत्रों के दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ सब इसमें आ गए। घोषणा पत्र 1929 में इनका पब्लिश होता है, जिसमें ये बेसिकली 2-3 पॉइंट रखते हैं। पहला पॉइंट तो ये रखते हैं कि हम मेटाफिजिक्स को नहीं स्वीकार करेंगे, उसका एलिमिनेशन करेंगे। हम जो इंपीरिकल साइंस है उसको बढ़ाएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको प्रोमोट करेंगे, और दार्शनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लॉजिक पर डिपेंड करेंगे। लॉजिक के अलावा कोई भी दूसरा मेथड जिसे फिलोसोफर्स क्लेम करते आए हैं, चाहे वो इंट्यूशन है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, और चाहे वो रिलीजियस है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 3 बेसिक जो उनकी कंडीशंस थी, उनके जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने रखी है। अब 1930 के दशक में जब जर्मनी में, आपको पता है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और इटली में 1930 का वो दशक था जब मुसोलिनी प्रभावी हो गया था, और जर्मनी में अपना हिटलर प्रभावी हो गया था। हिटलर और मुसोलिनी दोनों मिलके, दोनों एक दूसरे के सहयोग, क्योंकि दोनों ही डिक्टेटर थे, और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो गए। तो पूरा का पूरा उसका प्रभाव ऑस्ट्रिया पे गया, और ऑस्ट्रिया का कब्जा, लगभग कब्जा शुरू हो गया था इनडायरेक्टली ऑस्ट्रिया पे, अपने किसका है, हिटलर का। तो वहां से इनको भागना इनकी मजबूरी हो गई। तो वहां से एक एक करके जब भागना शुरू हुए तो ये कहीं का कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, और पूरा का पूरा जो वियना सर्कल था वो लगभग 5 साल, 1930 के बाद 6 साल में खत्म हो गया। जर्नल भी निकालना शुरू किया था इन्होंने, वो भी बंद हो गई। इसको स्लिक शुरू करते रहे, लेकिन स्लिक की मौत के बाद वो सब खत्म। पॉलिटिकल अनहेवल्स इंक्लूडिंग द राइज ऑफ नाजिज्म फोर्स्ड मैनी मेंबर्स टू emigrate Carnap to the United States, where he continued his work at the University of Chicago. In Britain, Ayer popularized the ideas through his 1936 book Language, Truth and Logic, which became a manifesto for the movement. Logical positivism sought to unify science and philosophy, rejecting traditional metaphysics as outdated and unscientific. लेकिन 1936 में स्लिक का एक रिसर्च स्कॉलर था, जोहान नाम का, वो थोड़ा सा साइको था। अब किस वजह से था, क्या रीजंस थे, उसके लिए तो पूरा डिटेल में इसकी कहानी पढ़नी पड़े। तो साइको था, उसने स्लिक को मर्डर कर दिया, और स्लिक के मर्डर के साथ ही ये जो वियना सर्कल था, क्योंकि स्लिक जो था इनका सबका ग्रुप का लीडर था, ये वियना सर्कल एंड हो गया। सो यहाँ पे जो लॉजिक टर्म का यूज हो रहा है लॉजिकल पॉजिटिविज्म के लिए, वो एरिस्टोटल के लॉजिक के लिए यूज नहीं हो रहा, बल्कि रसल के लॉजिक के लिए यूज हो रहा है। रसल का जो लॉजिक था, रसल की जो फिलोसफी थी, उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल थे। रसल में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसमें आपको वही सब पढ़ने को मिलेगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें एक थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन था, दूसरा थ्योरी ऑफ टाइप्स था, और तीसरा था एक्सियम्स ऑफ एक्सटेंशनैलिटी। थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन और थ्योरी ऑफ टाइप हम अच्छी तरह से समझ चुके थे। ये जो एक्सियम्स ऑफ एक्सटेंशनैलिटी है, ये वही है जिससे रसल बाद में अपना पैराडॉक्स निकालते हैं। ठीक है, तो उस पर थोड़ी डिस्कशन यहाँ हो जाएगी। बाकी दोनों आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है तो बता देना, थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन भी और थ्योरी ऑफ टाइप्स भी। तो ये 3 बेसिक जो प्रिंसिपल थे रसल के, उनको इन लोगों ने आधार बनाया। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म प्रोपोजिशन को इकाई मानकर उसे मूल प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता फलन, द ट्रुथ फंक्शंस ऑफ प्रोपोजिशंस के रूप में घटित करते हैं। कोई भी प्रोपोजिशंस को वो यूनिट मानते हैं, और फिर उसको वो डिड्यूस या रिडक्ट करते हैं, रिडक्शन करते हैं उसका एटमिक प्रोपोजिशन में, जैसा कि रसल ने करके दिखाया था, जैसा कि उसने ट्रुथ फंक्शन लॉजिक दिया था, सेम वही काम। अब जो व्याप्ति सिद्धांत है उसका, रसल का, वो है एक्सियम्स ऑफ एक्सटेंशनैलिटी। वो थोड़ा देखते हैं। 2 सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द एग्जैक्ट सेम मेंबर्स रिगार्डलेस द ऑर्डर ऑफ रिपीटिशन। दिस प्रिंसिपल एस्टैब्लिशेस दैट सेट्स आर डिफाइंड बाय देयर मेंबर्स, मींस देयर एक्सटेंशन, नॉट बाय द प्रॉपर्टीज दे माइट डिस्क्राइब देम, देयर इंटेंशन। यानी कि किसी समुच्चय में, किसी वर्ग में जो सदस्य हैं, वो सदस्यों के जो नंबर्स हैं, उनकी जो संख्या है, वो सेट को नेचर पर डिसाइड करती है, ना कि उन सदस्यों का नेचर सेट का नेचर डिसाइड करता है। मींस अगर एक सेट के अंदर A B C D E F है, ठीक,
तो ए बी सी डी ई एफ 6 मेंबर हो गए, तो मीन्स टू से इस सेट में 6 मेंबर हैं, ठीक है। लेकिन अगर ए का मीनिंग है वुमेन और बी का मीनिंग है मैन और सी का मीनिंग है चाइल्ड और डी का मीनिंग है लॉयन और ई का मीनिंग है गोट और मतलब बकरी, या अगर हम उनमें मीनिंग डाल दे रहे हैं तो वो जो सेट का नेचर है, वो जो मीनिंग है उन शब्दों के उन मीनिंग से डिसाइड नहीं होगा। सीधी सी बात है, यहां पे सेट का मतलब लॉजिक है। सेट में जो मेंबर है वो लॉजिकल मेंबर हैं, वो सिंबल्स हैं, और वो मेंबर नंबर से डिसाइड होते हैं कि इस सेट में इतने नंबर हैं, ना कि उन नंबर के नेचर से। दो सेट है हमारे पास, सेट ए और सेट बी। सेट ए में 6 मेंबर हैं और सेट बी में भी 6 मेंबर हैं, और 6 मेंबर जो हैं ए बी सी डी ई है, एफ है, और ए बी सी डी ई एफ है। तो दोनों सेट दो नहीं है, एक ही है। दोनों सेट दो नहीं है, एक ही है। अब ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी डी ई एफ दूसरे सेट में और पहले सेट में आप कहे कि यहां पे ए का मतलब एप्पल है और वहां पे ए का मतलब एस है, इसलिए सेट एक नहीं है, तो बोला कि आपका ये नियम यहां लागू नहीं होगा। आप जिस नेचर को लेकर बात करना चाह रहे हैं, लॉजिक में उस नेचर को लेकर बात नहीं होगी। यहां पे ए का मतलब ए ही है, और जब आपने ए का मतलब एप्पल या एस लगाया तो लॉजिक के लिए दोनों एक हैं, इसलिए वो मेंबर दोनों, वो सेट दो नहीं है, वो एक ही सेट है। ये उसका एक्सियम्स ऑफ एक्सटेंशनैलिटी था। इसलिए जो जो नाई वाला बार्बर वाला एग्जांपल आपको याद हो, सबको पता होगा, और वो जो पैराडॉक्स आता है, चलो वहाँ इसी में उसका भी डिस्कशन है। एक समुच्चय का, एक वर्ग का निर्धारण उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, ना कि समुच्चय का वर्णन करने के किसी विशेष तरीके के द्वारा। इस प्रकार सेट ए और सेट बी समान है यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक तत्व बी में भी और बी में प्रत्येक तत्व ए में भी है। ए सेट, ये डेफिनेशन है उसकी, axiom of extensionality की। A set is determined by its members rather than by any particular way of describing the set। सेट का निर्धारण उसके मेंबर्स के द्वारा होगा, ना कि उस मेंबर को डिस्क्राइब करने के तरीके के द्वारा। बर्ट्रैंड रसल का व्याप्ति का सिद्धांत कहता है कि कोई भी दो अलग अलग गुण यानी प्रॉपर्टीज एक ही चीज से संबंधित नहीं हो सकते। ठीक है, इसको समझना, दो प्रॉपर्टी एक ही चीज में नहीं हो सकती। इफ यू से दैट देयर इज अ पिलो, द पिलो इज रेड, द पिलो इज स्क्वायर, ये एक चीज हो गई। अब जो दूसरी चीज है उसमें आप कहते हो देयर इज अ पिलो, द पिलो इज रेड, द पिलो इज स्क्वायर एंड द पिलो इज वेरी सॉफ्ट, तो ही वो दूसरी चीज मानी जाएगी। अलग गुण होते ही वो दूसरी चीज हो। कोई भी चीज, कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लो, क्वालिटी एक भी कम या ज्यादा या डिग्री में थोड़ा सा डिफरेंस आते, चीजें दो हो जाएंगी, एक रहेगी नहीं। यही तो उसका टोटोलॉजी आ जाता है। व्हेन यू से द एप्पल इज एप्पल, दैट्स ओके, बट व्हेन यू पिक अप ए पर्टिकुलर एप्पल, लाइक आप एप्पल लेके आए बाजार से, 1 केजी एप्पल आप लेके आए, और 1 केजी एप्पल में आपने 2 एप्पल निकाले जो बिल्कुल डिट्टो एक जैसे हैं, सब कुछ उनका बिल्कुल एक जैसा है, स्टिल वो एक नहीं है, क्योंकि अगर वो एक है तो वो दो होते ही नहीं, और वो दो हो गए हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ही डाइवर्सिटी लाता है। भिन्नता वही जो है वो प्लूरलिटी लाती है। दो भिन्नता ही चीजों को अलग करती है। अगर डिट्टो एक जैसे गुण दो चीजों में हो जाएंगे तो दो चीजें कैसे हो गई, वो तो एक ही हो गई। ये प्रिंसिपल है उनका। तो जैसे ही गुण एक्सटेंड होता है किसी में या गुण कम होता है किसी में, वो दूसरी चीज हो जाती है, वो एक नहीं रह सकती। उसका सीधा कहने का मतलब है दो डिफरेंट प्रॉपर्टी एक ही चीज में होकर उसे एक नहीं बना सकती, एक ही चीज से संबंधित नहीं हो सकती। जैसे ही प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, चीजें भी डिफरेंट हो जाएंगी। समुच्चय सिद्धांत में व्याप्ति का सिद्धांत कहता है कि दो समुच्चय समान है यदि और केवल यदि
केवल तभी जब उनमें समान तत्व हो। इसका अर्थ यह है कि एक सेट उसके सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अभी बात करके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, रसल ने प्रॉपर्टी ऑल एक्स इज इक्वल टू एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्स पर व्याप्ति के सिद्धांत को लागू किया, फिर अपना विरोधाभास निकाला कि ऑल पी आर द मेंबर ऑफ ऑल पी इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ, या ये जो प्रिंसिपल है आपका जो थर्ड वाला, क्या बोलते हैं उसको, बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ ऑल मेंबर ऑफ पी आर नॉट द ऑल मेंबर ऑफ पी। याद है वो सभी वर्गों का वर्ग, सेट ऑफ ऑल सेट्स, सेट ऑफ ऑल सेट्स। हाँ बोलिए। प्रॉपर, यही तो क्वेश्चन है। आइडेंटिकल रिलेशन हम वाक्यों में समझ रहे हैं, वस्तु में आइडेंटिकल रिलेशन है ही नहीं। देखो, हाँ ये क्वेश्चन वाजिब है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड दैट्स गुड, पूछना चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास में इसमें फिर कंफ्यूजन रह गया है। जब हम ध्यान देना इस बात को, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से समझना। व्हेन वी आर सेइंग देयर इज अ मॉर्निंग स्टार, देयर इज अ इवनिंग स्टार, तो ये जो डिफरेंस आया ये हमारी सेंस में आया है। स्टार वो एक ही है, इसलिए दोनों आइडेंटिकल हमारी सेंस में हैं, रियल वर्ल्ड की वस्तु में नहीं। वो तो है ही एक, रियल वर्ल्ड में एक चीज की दूसरी चीज आइडेंटिकल हो ही नहीं सकती। फ्रेगा का कंसेप्ट याद करो, वो हमारी सेंस में आइडेंटिकल होती, और या फिर हमें कहना पड़ेगा द मॉर्निंग स्टार इज मॉर्निंग स्टार, यानी द वीनस इज वीनस। यही कह के आइडेंटिकल रिलेशन बनाया जा सकता है। बट जब हम कह रहे हैं द मॉर्निंग स्टार इज द इवनिंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हमारी सेंस में हैं, रेफरेंस में नहीं है। सिमिलर लाइक ये प्रॉपर्टीज पे रूल लागू होते हैं। अब ये आइडेंटिकल रिलेशन जो हमारा जो है ये वस्तुओं में नहीं है, ये हमारी सेंस में बनता है। इसलिए मैथमेटिक्स में आइडेंटिकल रिलेशन इजीली बन जाता है, लॉजिक में आइडेंटिकल रिलेशन इजीली बन जाता है, क्योंकि वो वस्तुएं नहीं हैं, दैट आर नॉट एम्पिरिकल थिंग्स, they are just the principles, they are just the symbols. When I say a is equal to a, कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, a is equal to a। बट a के पीछे जैसे कोई रियल वर्ल्ड की वस्तु आप उसमें डाल दोगे, उस पर थोप दोगे, वैसे ही a is equal to a रहेगा ही नहीं। या फिर आपको a के पीछे जो एक, पहले a के पीछे जो वस्तु डाली है, दूसरे a के पीछे भी वही वस्तु रखनी ही पड़ेगी। सेंस और रेफरेंस पिछली जो फ्रेगे की क्लास थी उसमें ये चीज ही बता के आया हूं पूरी में। तो आपका क्वेश्चन, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी केवल हमारी सेंस में है, रियल वर्ल्ड में कभी भी एक वस्तु जैसी दूसरी वस्तु हो, डिट्टो हो ही नहीं सकती, अदरवाइज दो होने का मतलब ही नहीं था। फ्रेगे वाली क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? तो वीडियो भी नहीं देखा होगा, नहीं समझ में आएगा, उसको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, फ्रेगे से निकल के आ रहा है। किसी भी चीज को दो कहने का कुल मतलब इतना ही है कि हम उसे समझ किस तरह से रहे, क्योंकि सेंस पे कंटेक्स्ट का फर्क पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। सेंस जो होती है कंटेक्स्ट द्वारा मैनिपुलेट होती है, इसलिए वो रेफरेंस से वैसी की वैसी रिलेट नहीं हो पाती, आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। कोई भी वर्ड जो है पर्यायवाची शब्द है हमारे के, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है उसमें, जल का, वाटर का, पानी का, तोय का, नीर का, ठीक। तो ये जो एग्जाम्पल है ये पर्यायवाची की नीड क्यों पड़ रही है हमें, ये हमारी सेंस के कारण नीड पड़ रही है। हम जल को अलग सेंस में यूज करते हैं, पानी को अलग सेंस में यूज करते हैं, नीर को अलग सेंस में यूज करते हैं, तोय को अलग सेंस में यूज करते हैं, लेकिन इनकी रेफरेंस क्या है? इनकी रेफरेंस एक वही लिक्विड है। इसमें H2O भी जोड़ लो, H2O की सेंस भी अलग बन जाती है, वो हम लैब में यूज करते हैं। पानी हम कपड़े धोने या पीने के लिए यूज करते हैं, जल हम अर्पण करने के लिए यूज करते हैं।
नीर हम कविताओं में यूज कर देते हैं क्योंकि सुंदर लगता है। सेंस इंडिविजुअल, हाँ बिल्कुल। इसका तो पिछली बार किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था बहुत अच्छा सांता क्लॉज को लेकर, इस पे मैंने समझाया हुआ भी है। बंध्यापुत्र को लेकर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके सेंस बनती है लेकिन उनके चीज में रेफरेंस नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंतर्गत कोई रेफरेंस नहीं है बट उनकी सेंस बनती है, और ये बड़ा अजीब है। रेफरेंस नहीं तो सेंस कैसे बनती है? इसलिए बोलता हूं या तो क्लास में रहा करो या वो वीडियो पूरा देख लिया करो, उसमें ये चीज डिस्कस हुई है आपको पता हो तो। फिर से उस वही सेम प्रॉब्लम फिर से डिस्कस कर रहा हूं, पिछली बार भी 2 बार डिस्कस की थी ये, अभी फिर से डिस्कस कर रहा हूं। 2 चीजें हैं हमारे पास, ट्रेडिशनली 2 चीजें ही पकड़ते आए थे हम लोग, एक ऑब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो है जो रियल थिंग है, और सब्जेक्ट में वो चीज है जो आइडियाज को कंटेन किए हुए है, ठीक है, जो मेंटल पिक्चर्स हैं। वो मेंटल पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट, ये दोनों के बीच, ये जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, उसके बीच में, और जो वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, उसके बीच में जो कनेक्शन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उससे जो चीज क्रिएट होती है, दैट इज आइडिया। और बिकॉज वो आइडिया ही हमें नॉलेज देता है, जैसा कि सोक्रेटिस कहता है, ऑल नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ आइडियाज। सो आइडिया जो नॉलेज देता है वो नॉलेज इंडिविजुअल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आइडिया जो होता है हर माइंड में इंडिविजुअल बनता है। अब फ्रेगे के सामने ये क्वेश्चन मार्क था कि यार अगर आइडिया इंडिविजुअल बनता है और दूसरी चीज ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा क्यों होता है कि कोई नॉलेज को हम सब एक जैसा समझ लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप किसी दोस्त के घर जाते हो और आप कहते हो पानी, और सामने वाला सादा मटके का पानी लाके आपको दे देता है, ठीक है। फिर दूसरा आपके साथ दोस्त बैठा आपको सादा पानी लाके दे देता है, और वो उसके साथ वो आपके दोस्त को वो ठंडा पानी लाके देता है, और आप दोनों बिना कुछ बोले पी जल देते हो, और वो ग्लास वापस लेके चला जाता है। पूरा कन्वर्सेशन हो गया, सब एक दूसरे को समझ गए। क्या हुआ ऐसा? वो था वो कॉन्टेक्स्ट। सामने वाले को ये पता था कि भाई जिस आपको जो पानी सादा दिया गया वो इस वजह से दिया गया कि आपके दांत में पेन है, दोस्त को ठंडा इसलिए दिया गया कि वो ठंडा ही पीता है, और ये बात उसको पता है, ये बात उन दोनों को पता है, तीनों को पता है, तीनों की साइंस बन गई और बात हो गई। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट एक ही था, पानी। मतलब समझो इस चीज को, कंटेक्स्ट, सब हमारे कंटेक्स्ट जो होते हैं वो म्यूचुअल होते हैं, वो कंटेक्स्ट पब्लिक होते हैं, इसलिए उस पब्लिक कंटेक्स्ट के अनुसार जो मीनिंग बनता है वो सब हम समझ लेते हैं। दैट इज नॉट एन आइडिया। फ्रेगे तीसरी चीज निकालते हैं, साइंस इज नॉट दैट बिकम्स विद इन द आइडियाज, साइंस इज दैट विच बिकम्स बियॉन्ड द आइडिया, एंड दैट इज ए न्यू मीनिंग, दैट इज ए न्यू थिंग। साइंस वो है जो तीसरी चीज निकलती है और जो पब्लिक होती है, जो म्यूचुअल होती है, और वो साइंस ही नॉलेज है। ना आइडिया नॉलेज है क्योंकि वो इंडिविजुअल है, ना ऑब्जेक्ट नॉलेज है क्योंकि वो नॉलेज अपने आप क्रिएट नहीं करता। हम क्या समझते हैं वो जरूरी नहीं है वो इंडिविजुअल हो। दूसरी चीज थी, अगर कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो उसकी सेंस कैसे बने? तो वो सेंस जो अवेलेबल ऑब्जेक्ट है उसके नेगेटिव पार्ट से निकल के आती है, उसके नेगेटिव पार्ट से निकल के आती है। विटगेंस्टाइन ने बताया ना, रसल ने भी बताया है, वी डोंट नीड टू से कि देयर इज अ थिंग एंड देयरफॉर देयर मस्ट बी नथिंग, नथिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट थिंग। अगर कोई कह रहा है कि ये सफेद, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था व्हाइट का, हेगल ने भी बहुत एग्जांपल दिया कि व्हाइट, अगर हम वर्ल्ड में व्हाइट कोई चीज देख रहे हैं तो व्हाइट से नॉन व्हाइट ही अपने आप अंडरस्टूड है। नॉन व्हाइट जैसा कोई कलर अलग से एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉन व्हाइट कलर के रूप में फिर ग्रीन, ब्लैक, येलो सब कलर अवेलेबल हैं, वो सब नॉन व्हाइट ही है। बट नॉन व्हाइट सच एज नॉन व्हाइट जैसा कोई कलर नहीं है। तो नॉन व्हाइट व्हाइट के ही नेगेटिव रूप में व्हाइट से ही डिराइव हो जाता है, इसलिए नॉन व्हाइट की सेंस भी बन जाती है। सिमिलरली जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती उनकी सेंस भी नेगेटिव आइडियाज के रूप में ही बनती है।
इज इट क्लियर? आइडियाज या भाषा में आप जो कहो तो नेगेटिव फैक्ट के रूप में बनती है। आइडिया उसे बोलते हैं जो इंडिविजुअल है, जो सब्जेक्टिव है। देखो एक थिंग आपके सामने, उस थिंग को लेकर आपके दिमाग में जो पिक्चर बनी है, जो मेंटल इमेज है, उसको आइडिया बोलते हैं। वो ध्यान रखना, वो जो मेंटल इमेज आपके दिमाग में बनी है, वो मेंटल इमेज आपकी इंडिविजुअल इमेज है, वो आप शेयर नहीं कर रहे हो, वो साइंस नहीं बन रही है। साइंस वो बन रही है जब आप उसे प्रोपोजिशन में एक्सप्लेन करके सामने वाले को समझाते हो और उसी को आप समझते हो। जैसे वाटर है, वाटर की मेंटल इमेज बिल्कुल वाटर डिटो वाटर जैसी बन गई, लेकिन वो मेंटल इमेज आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते किसी के साथ। आप जिसे कंट्रीब्यूट करोगे, आप जिसे कन्वर्सेशन के थ्रू बताओगे, कम्युनिकेट करोगे, वो बताओगे, आप बताओगे साइंस में, जल में, पानी में, वाटर में वगैरह वगैरह, जो कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से। और यहीं पर लैंग्वेज जो एक दूसरे से अलग होती है, वो कंटेक्स्ट भी इसी में आ जाता है। तो सेंस वो है जो हमारे काम की है, सेंस वो है जो हमारी नॉलेज है। ना हमारी नॉलेज ऑब्जेक्ट है, ना हमारी नॉलेज आइडियाज हैं, मेंटल इमेजेस है, हमारी नॉलेज सेंस है। हम्म, 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 हाँ, जैसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ले रहे हैं तो हम उसे प्रोपोजिशन की सेंस में ले रहे हैं। हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आवश्यकता पड़ती कब है? बेसिक चीज तो ये है, हमें इसकी प्रोपोजिशन की नीड कब होती है? हमें खुद को समझने के लिए प्रोपोजिशन की नीड नहीं है, ना हमें ऑब्जेक्ट के लेवल पे प्रोपोजिशन की लीड है। प्रोपोजिशन की नीड तो हमें तब पड़ती है ना जब हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हम प्रोपोजिशन ही यूज कर रहे हैं। वो तो एक अलग क्राइटेरिया है कि भाई हम एनालिटिकल या टोटोलॉजी किस प्रोपोजिशन को कह रहे हैं। तो वो जब कांट के सेंस में बात करते हैं फ्रेगे, तो वो कहते हैं कि भाई एनालिटिकल प्रोपोजिशंस कांट के अनुसार वो है जो आपकी नॉलेज में कोई एक्सटेंशन नहीं करती है। क्योंकि कांट ने साफ और स्पष्ट डेफिनेशन दी है एनालिटिकल प्रोपोजिशंस की। फिर बट आई सजेस्ट यू, अभी शॉर्ट में चल रहा है वो वीडियो देखना, इसमें ये डिस्कशन बहुत अच्छे से हुआ है, उसमें सारा एक्सप्लोर हो रखा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं उसको यहाँ पे। एनालिटिकल प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन होते हैं कांट की डेफिनेशन में जिसका प्रेडिकेट उसके सब्जेक्ट के अंदर पहले से इंक्लूड होता है। बिकॉज वो पहले से इंक्लूड होता है इसलिए वो कोई भी नॉलेज में एक्सटेंशन नहीं करता, कोई न्यू नॉलेज नहीं देता है। फ्रेगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि आई डू एग्री विद योर एनालिटिकल डेफिनेशन, बट मुझे यह बताइए कि अगर एक्सटेंशन नहीं होता है तो देयर इज ऑब्जेक्ट वीनस, हम सबको पता है ये वीनस है, ठीक है, जिसे हमने कहा कि ये सुबह का तारा है, दिस इज द मॉर्निंग स्टार एंड दिस इज द इवनिंग स्टार। प्रोपोजिशन तो एनालिटिकल है क्योंकि रेफरेंस तो एक ही है, वीनस इज वीनस, वीनस इज द मॉर्निंग स्टार, वीनस इज द इवनिंग स्टार। प्रोपोजिशन एनालिटिकल है, वीनस में इंक्लूड है उसका मॉर्निंग स्टार होना और उसका इवनिंग स्टार होना। बट उस इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के कहने से हमारी सेंस में कुछ एक्सटेंशन हुआ या नहीं हुआ? ओब्वियसली हमारी सेंस में एक्सटेंशन हुआ, हमारी समझ बढ़ी, हमें ज्ञान मिला, हमारे ज्ञान में मॉडिफिकेशन हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? अगर प्रोपोजिशन एनालिटिकल है तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनालिटिकल प्रोपोजिशन तो आपको नया ज्ञान नहीं दे रही है। तो कांट भी सही होने चाहिए और फ्रेगे भी सही होना चाहिए। तो फ्रेगे जो ये पजल थी, इस पजल का सोल्व करने के लिए निकालते हैं सेंस, कि जिसे आप एनालिटिकल प्रोपोजिशन बोलते चले आ रहे हो वो एक्चुअली सेंस है। प्रोपोजिशन एनालिटिकल ही है, लॉजिकली उसका मीनिंग वही है, वो दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पर वो सेंस जो आपकी बन रही है ना उसे लेकर, वो आपकी नॉलेज में एक्सटेंड कर रही है, बिकॉज आपकी सेंस आपके कंटेक्स्ट पे डिपेंड करती है, आपकी म्यूचुअल कंडीशंस पे डिपेंड कर रही है। तो आप लॉजिकली जब प्रोपोजिशन लिखोगे ना, इसको समझना, जब लॉजिकली प्रोपोजिशन लिखोगे द वीनस इज द मॉर्निंग स्टार, तो दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज एन एनालिटिकल प्रोपोजिशन, दैट इज अ टोटोलॉजी। बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट वीनस इज द इवनिंग स्टार। दोनों सही हैं, लेकिन मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार उन्हें नाम दे कौन रहा है? उसका नाम तो वीनस है, वीनस इज वीनस। वो हम दे रहे हैं और हमारी साइंस के अनुसार दे रहे हैं।
तो हम जब कहें अर्थ निकाल, यही तो सेंस है। और वो अपनी समझ से नहीं निकाल रहे, वो निकाल रहे हैं जो कि सोशल है, जो कि पब्लिक है, जो कि सबको समझ में आ रही है। हकीकत में यही तो, ये एक ऐसा कंट्राडिक्शन है जिसको एनालिटिकल फिलोसोफर, ये इसको आगे बहुत अच्छे से सोल्व हो गया, आगे जब हम और पढ़ेंगे कि ये एनालिटिकल फिलोसोफर इस पजल को पता नहीं क्यों ढोते रहे। इन लोगों ने पर्यायवाची फ्रेगे के इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के बाद भी, हालांकि विटगेन्स्टाइन समझ गए थे लेकिन उसके अलावा कोई नहीं समझा, फ्रेगे के इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के बाद भी कि साइंस अलग चीज है, ये लोग पर्यायवाची शब्द को रखकर उसे टोटोलॉजी बता रहे थे बार बार। भाई जब आप कह रहे हो वीनस इज मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार में ही इवनिंग स्टार भी आ जाना चाहिए। लेकिन अगर वहां पे इवनिंग स्टार अलग से रखना पड़ रहा है तो दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी सेड, मे बी एनालिटिकल प्रोपोजिशन इन द डेफिनेशन ऑफ कांट। कांट की डेफिनेशन के हिसाब से एनालिटिकल प्रोपोजिशन है, पर टोटोलॉजी नहीं है। टोटोलॉजी इज वीनस फिनिश, वीनस इज शुक्र फिनिश। टोटोलॉजी तो ये है। पर्यायवाची रखने के बाद वो टोटोलॉजी रहती है या नहीं रहती है, ये क्वेश्चन मार्क एनालिटिकल फिलोसोफर्स पर सन 1890 के आसपास से ही चलता रहा, और ये जाके बहुत 50-60 साल में सुलझता है जाके। सो ये पजल अभी रहेगी, ये हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि एनालिटिकल प्रोपोजिशन हो जाना किसी डेफिनेशन में, उसका टोटोलॉजी हो जाना नहीं है, और शब्दों के पर्यायवाची रख देना भी टोटोलॉजी हो जाना नहीं है। और फ्रेगे ने ये प्रॉब्लम पहले ही सुलझा दी थी, लेकिन लोगों ने समझना ही नहीं था, क्योंकि फ्रेगे भी उसको आधा ही सुलझा पाए। जब फ्रेगे ने कह दिया कि पर्यायवाची शब्द जो है वो हमारी सेंस बनाते हैं, तो वो तो हमारे दिए हुए हैं भाई, वो तो हमारे दिए हुए हैं। और क्या खूबसूरत तरीके से पकड़ा था बाद में क्वाइन ने इसे, और लगभग ये प्रॉब्लम ही खत्म कर दी थी, हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म कर दी एनालिटिकल फिलोसफी से। लेकिन की बहुत साल बाद उस पर करेंगे चर्चा। तो ये यहां तक का डिस्कशन था। सेंस हमारी कैसे बनती है, हमें शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, समझ जाते हैं हम। एक शब्द से भी सेंस आ जाती है। घर में कोई नौकर है और शाम का टाइम हो गया, पशु का बाड़ा है, पीछे पशुओं के पास खड़े हैं, ठीक है, और कह दिया शाम को 4, 4:30, 5 बजे कि पानी लाओ, तो वो नौकर जो है बाल्टी में पानी लेके आएगा, बकेट में पानी लेके आएगा, दूध निकालना है भैंस का। वो इतने कहने से सेंस आ जाएगी, क्योंकि टाइम वहां पे कॉन्टेक्स्ट बना दे रहा है। तो ये सेंस होती है। फिलोसॉफी की अंडरस्टैंडिंग की दृष्टि से फ्रेगे भी इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका एक ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो आओ भाई, ये हो गया था हमारा, ठीक है, ये समझा दिया होगा। हाँ, ये प्रॉपर्टीज वाला। अब इससे देखो वो अपना पैराडॉक्स निकालते हैं। याद हो बार बार पैराडॉक्स, और जो सेट पैराडॉक्स जो दिया था, सेट ऑफ ऑल सेट्स। अगर मैं एक ऐसा सेट बनाता हूं, याद होगा सबको, जिसने क्लास ली थी फिर रसल वाली, मेरे ख्याल से वो तो सबको क्लियर होना चाहिए। गुड। सेट ऑफ ऑल सेट्स, तो सेट ऑफ ऑल सेट्स अपना खुद का मेंबर होगा या नहीं, दैट वाज द पैराडॉक्स। और ये क्वेश्चन निकल के आता है कि सेट ऑफ ऑल सेट्स अपना खुद का मेंबर केवल और केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब वह खुद अपना मेंबर नहीं होता है। बार्बर वाला, हाँ, बार्बर वाला, हाँ, वही वही वही, वो भी था, और एक अपना झूठा वाला एग्जाम्पल भी था। मैं कहता हूं मैं झूठा हूं, तो उस वो जो एग्जाम्पल है, अगर मैं ये इस समय मैं कह रहा हूं मैं झूठा हूं, तो इस समय इस शब्द में मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। अगर मैं सच बोल रहा हूं, अगर नहीं, कहने का मतलब समझो, अगर मैं सच बोल रहा हूं कि मैं झूठा हूं, अगर मैं सच बोल रहा हूं, तो इससे पहले कि मेरे कथनों पर कैसे भरोसा किया जाए कि मैं झूठा हूं या नहीं, मैंने वो झूठ बोले थे या सच बोले थे, क्योंकि इस समय मैं सच बोल रहा हूं, फिर तो मैं झूठा कैसे हो सकता हूं। और मैं इसे झूठ माना जाए तो फिर मैं सच्चा हो गया। यानी कि मैं झूठा एक ही कंडीशन में हो सकता हूं, जब मैं झूठा नहीं हूं। यह है पैराडॉक्स। ये देखो नीचे बना रखा है, all P are the member of all P if and only if all P are not the member of all P.
एक सेट ऑफ ऑल सेट्स अपना मेंबर तभी और तभी हो सकता है जब सेट ऑफ ऑल सेट्स अपना मेंबर नहीं हो सकता है। दैट वाज द पैराडॉक्स। तो ये उन्होंने इसी से निकाला था अपने एक्सियम ऑफ एक्सटेंशनैलिटी से, वेरिफिकेशन थियरी। ये बेसिक थियरी है इनकी, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। A statement is meaningful only if it can be verified through empirical observation of, or if it is analytically true, like tautologies in logic or mathematics. Metaphysical claims such as God exists or the soul is immortal were dismissed as meaningless because they cannot be tested empirically. कौन सी स्टेटमेंट मीनिंगफुल हो सकते हैं? ये ट्रू और फॉल्स पे नहीं जाते, ध्यान रखना। ट्रू और फॉल्स पे लॉजिक जाता है और एक प्रोपोजिशन के थ्रू जाता है। ये ट्रू मीनिंगफुल होना और मीनिंगलेस होना पे जाते हैं। ये कहते हैं कि कोई स्टेटमेंट मीनिंगफुल केवल तभी हो सकती है जब मीनिंगफुल होने में और ट्रू और फॉल्स होने में डिफरेंट है, ध्यान रखना। कोई स्टेटमेंट मीनिंगफुल हो सकती है बेशक वो फॉल्स हो। मीनिंगफुल होना अलग चीज है, ट्रू फॉल्स होना अलग चीज है। क्योंकि मीनिंगफुल होना और मीनिंगलेस होने दो चीजों से, ये किसी थिंग के एग्जिस्ट होने और नॉन एग्जिस्ट होने का फर्क डिफर कर रहे हैं। लेकिन ट्रू फॉल्स से उस चीज का होना या न होना डिफर कर रहे हैं, हालांकि वो चीज हो सकती, ट्रू फॉल्स से उस चीज का सत्य या झूठ होना डिफर कर रहे हैं। मीनिंगफुल तब भी होगी जब वो झूठ होगी। तो दिस इज नॉट अबाउट द ट्रू, दिस इज अबाउट द वेरिफिकेशन, वेदर इट इज मीनिंगफुल, वेदर इट इज मीनिंगलेस। तो कहते हैं कि कोई स्टेटमेंट केवल और केवल तभी मीनिंगफुल हो सकती है जब या तो वो एम्पिरिकली वेरीफाई की जा सके, ठीक है, या फिर एनालिटिकली उसे टेस्ट किया जा सके, या फिर वो टोटोलॉजी हो। दूसरे शब्दों में उसे टोटोलॉजी कहेंगे, वो टोटोलॉजी हो। अब कोई स्टेटमेंट या तो टोटोलॉजी निकलेगी या फिर वो एम्पिरिकली वेरीफाई होगी, तभी कोई स्टेटमेंट मीनिंगफुल होगी। उसके अलावा जो स्टेटमेंट ना एम्पिरिकल होती हैं, वो स्टेटमेंट टोटल सूडो स्टेटमेंट होती हैं। वो स्टेटमेंट वास्तव में काम की होती ही नहीं है, मीनिंगलेस है वो। और ऐसी स्टेटमेंट मेटाफिजिक्स में मिलती है, जैसे गॉड एग्जिस्ट। अब गॉड नाम के जो चीज है, जो पर्सनैलिटी है, कुछ भी जिसे आप मान रहे हो, वो ना तो एम्पिरिकली वेरीफाई किया जा सकता है और ना लॉजिकली ये प्रूव होता है, ये टोटोलॉजी नहीं है। लाइक तुम कहो गॉड एग्जिस्ट, इस प्रोपोजिशन को देखना, गॉड एग्जिस्ट, तो ये अगर टोटोलॉजी है तो एग्जिस्ट और गॉड दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एग्जिस्टेंस गॉड को आइडेंटिफाई कर रहा है या गॉड एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है? कोई मतलब ही नहीं बनता। एग्जिस्टेंस गॉड को आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा। अगर कर रहा होता तो एग्जिस्टेंस कहते गॉड ऑटोमेटिक प्रकट हो जाना था, और गॉड कहते एग्जिस्टेंस प्रकट हो जाना था। तो ये दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली द सोल इज इमोर्टल, तो इमोर्टलिटी को सोल को आइडेंटिफाई करना था और सोल द्वारा इमोर्टलिटी को आइडेंटिफाई होना था, लेकिन सोल ना इंपिरिकल है, इंपिरिकल तो खैर दोनों ही नहीं है। तो पहली कंडीशन जो है कि उसे इंपिरिकली ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, गॉड और सोल दोनों उस पर खड़े नहीं उतरते। लॉजिकली वो टोटोलॉजीज प्रूव नहीं होती। तो दो वेरिफिकेशन के प्रिंसिपल हैं इनके, दोनों पे फेल हो जाती हैं मेटाफिजिकल प्रोपोजिशन, दैट्स व्हाई दे आर मीनिंगलेस। लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अनुसार फिलोसफी का जो रोल है वो क्या है? वो जो प्रोपोजिशंस होती हैं उनका लॉजिकल एनालिसिस करना है, जो प्रोपोजिशन एम्पिरिकल होती हैं। जैसा कि कार ने अपने डेफिनेशन दी थी, फिलोसफी इज द लॉजिक ऑफ साइंस। और साइंस की बात होती है, ऑटोमेटिक सारा ज्ञान एम्पिरिकल हो जाता है। अब उनका लॉजिकल एनालिसिस करना इसका काम है, जो एम्पिरिकल है, और एम्पिरिकल जो भी है वो सब साइंस है। ए पिवोटल स्टेटमेंट फ्रॉम स्लिक, the meaning of a proposition is the method of its verification। वो सीधा कहता है कि भाई कोई प्रोपोजिशन अगर आप बोल रहे हो तो उस प्रोपोजिशन का अर्थ ये है, जो अर्थ आप सेंस में लेते हो उसको छोड़ दो, उसका अर्थ ये है। वो तो सीधा क्लेम कर देता है कि उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। बस किसी प्रोपोजिशन का मीनिंग डिसाइड किससे होता है? उसके वेरिफिकेशन के मेथड से डिसाइड होता है। वो एम्पिरिकली वेरीफाई है या वो लॉजिकली वेरीफाई है। This encapsulates the verification principle, insisting that for a sentence to have cognitive content, we must know how to confirm or refute it empirically।
ये वेरिफिकेशन प्रिंसिपल के बारे में बात करता है और इंसिस्ट करता है कि जो सेंटेंस जिसमें कुछ कॉग्निटिव कंटेंट है, यानी कि जिसमें कोई नॉलेज की बात की गई है, तो हम उसे कंफर्म करना चाहिए इंपेरिकली। उसे इंपेरिकली कंफर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी उसे या तो कंफर्म करें या रिफ्यूट करें। इतना सा मतलब है किसी प्रोपोजिशन का। तार्किक प्रत्यक्षवादियों का मुख्य उद्देश्य तत्व मीमांसा का निरसन था। तत्व मीमांसा तत्व के विषय में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो वाक्य की शाब्दिक सार्थकता के निकष को संतुष्ट नहीं करते। सीधी सी बात करते हैं, आप बहुत बड़े बड़े इडियम्स और शब्दों का उपयोग कर देते हैं जो ना इंपेरिकली वेरीफाई हो सकते हैं और ना लॉजिकली जो एनालिसिस हो सकते हैं। दोनों ही सेंस में मीनिंग, हाँ, लॉजिकली एनालिसिस मीन्स है कि उसको एक टोटोलॉजी होना चाहिए। कोई भी प्रोपोजिशन है उसको एक टोटोलॉजी होना चाहिए। देखो, या तो कोई प्रोपोजिशन अगर टोटोलॉजी नहीं होगी तो वो क्या होगी, वो सिंथेटिक प्रोपोजिशन होगी, और सिंथेटिक प्रोपोजिशन वो ही होगी जो कि एम्पिरिकल होगी। तो प्रोपोजिशन हमारी भाषा में दो ही प्रकार की प्रोपोजिशन है, या तो सिंथेटिक है या एनालिटिक है। सिंथेटिक प्रोपोजिशन वो है जो टोटल बेस करते हैं एम्पिरिकल पे, तो एक वेरिफिकेशन तो एम्पिरिकल से आ जाए, कांट की सेंस में समझे तो, या तो सिंथेटिक हो तो वो जगत की प्रोपोजिशन हो जाएगी, तो एम्पिरिकली वेरीफाई हो जाएगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी तरह की जो प्रोपोजिशन बचती है वो एनालिटिकल प्रोपोजिशन बचती है, और एनालिटिक प्रोपोजिशन जो है उसका वेरिफिकेशन एम्पिरिकली तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो मैथमेटिकल होती हैं, लॉजिकल होती हैं। तो उसको प्रूव होने, और मैथमेटिकल की और लॉजिक की प्रोपोजिशन होती है वो टोटल टोटोलॉजी होती है। तो उस नॉलेज को या तो टोटोलॉजी होना चाहिए। बताओ एक प्रोपोजिशन जो टोटोलॉजी नहीं। पहले तो ये बात क्लियर हो कि एवरी एनालिटिकल प्रोपोजिशन इज नेसेसरीली टोटोलॉजी, क्योंकि अगर वो टोटोलॉजी नहीं है तो वो ऑटोमेटिक ही सिंथेटिक प्रोपोजिशन हो जाएगी, वो एनालिटिकल रहेगी ही नहीं। ये तो क्लियर है, क्योंकि जैसे ही उसमें वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक ही सिंथेटिक हो जाएगी, और आइडेंटिफाई करेगी तो एनालिटिक हो जाएगी। और दो ही तरह की प्रोपोजिशन हो सकती है, तो एवरी एनालिटिकल प्रोपोजिशन को एक टोटोलॉजी होना पड़ेगा। हालांकि होती नहीं है, लेकिन लॉजिकल ये जो लॉजिशियंस ये मान के चल रहे हैं इस चीज को, क्योंकि एनालिटिकल प्रोपोजिशन की भी दो अलग अलग डेफिनेशन आती है, और फाइनली एंड में जाके वो सारी डेफिनेशन कट जाती हैं। फिर पता लगता है कि एनालिटिक प्रोपोजिशन केवल मैथमेटिक्स में और लॉजिक में ही हो सकती है, उसके अलावा एनालिटिकल प्रोपोजिशन का कोई रोल नहीं है, आप रियल वर्ल्ड में एनालिटिक प्रोपोजिशन अप्लाई ही नहीं कर सकते। बट दे डेयर टू डू दिस। इन्होंने ये मतलब ये किया, इन लोगों ने दुस्साहस किया, इन वेरिफिकेशन, ये जो फिलोसोफर्स हैं अपने लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, इन्हें वर्ल्ड में एनालिटिकल प्रोपोजिशंस अप्लाई करने की कोशिश की, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। ठीक, तो एनालिटिकल प्रोपोजिशन को नेसेसरीली टोटोलॉजी होना पड़ेगा। डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। दो डेफिनेशन होती हैं, देयर आर टू डेफिनेशंस। एक डेफिनेशन जो कांट ने दी थी कि उसका प्रेडिकेट उसके सब्जेक्ट में कंप्लीटली इंक्लूड होता है, और दूसरी डेफिनेशन जो इन्होंने दी थी, रसल वगैरह देते हैं, कि ये दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। अब उस डेफिनेशन के रेफरेंस में अगर अर्थ लगाएं तो जो कांट की डेफिनेशन है उसमें बहुत सी ऐसी प्रोपोजिशंस मिल सकती हैं जो टोटोलॉजी नहीं होती, लाइक ह्यूमन इज मोर्टल। ह्यूमन इज मोर्टल। अब मोर्टेलिटी को ह्यूमन के साथ आइडेंटिफाई होना चाहिए, पर मोर्टेलिटी अकेले ह्यूमन के साथ थोड़ी आइडेंटिफाई होती है। बहुतों के तो ये हो गई आपकी अपवाद आ गए आपके सामने, टोटोलॉजी नहीं है। बट कांट के डेफिनेशन के अनुसार तो टोटोलॉजी है, बिकॉज जो ह्यूमन है उसमें मोर्टेलिटी का गुण पहले से इंक्लूड है। ह्यूमन इज ए रेशनल एनिमल, कांट की डेफिनेशन में ये एनालॉजी है, वो टोटोलॉजी है। गॉट इट? अब देखो तीन क्वेश्चन उठाते हैं वो।
वो पूछते हैं यह तत्वमीमांसा का ज्ञान कैसे होता है। प्रथम प्रकार अनुभविक आधार वाक्यों में से तत्वमीमांसा का ज्ञान होना जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रिय सत्ता के ज्ञान को अनुभविक आधार वाक्यों से निगमित करना इम्पॉसिबल है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन एम्पिरिकल कंडीशन। भाई किसी भी प्रोपोजिशन को एम्पिरिकली वेरीफाई होना चाहिए, लेकिन मेटाफिजिक्स का कोई भी वाक्य एम्पिरिकली वेरीफाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेटाफिजिक्स तो काम है फिजिक्स के बियॉन्ड फिजिक्स करती है। वो तो बात गॉड की करती है और सोल की करती है। एंड दे आर नॉट मटेरियलिस्टिक, दे आर नॉट मटेरियल एक्चुअली। और इफ दे आर नॉट फिजिकल, दे आर नॉट मटेरियल, दे आर नॉट पर्सनैलिटी मेड ऑफ एनी फिजिकल एलिमेंट, तो फिर वो क्या है? फिर वो है ही नहीं जो एम्पिरिकली वेरीफाई हो सके। तो एम्पिरिकली वेरिफिकेशन की सीमा से ही बाहर चले जाते हैं। तो पहली कंडीशन तो यहीं कट गई, पहला नियम उन पर लागू नहीं होता, इसलिए मेटाफिजिक्स की ये चीजें साइड करो। दूसरा पूछते हैं वो हमें मेटाफिजिक्स की नॉलेज कैसे मिलती? ये तो आ गया। दूसरी से बुद्धि द्वारा तत्वमीमांसा के ज्ञान की प्राप्ति, परंतु बुद्धि से केवल विश्लेषणात्मक ज्ञान मिलता है जो कि अमूर्त होता है तथा वस्तु जगत के विषय में कुछ नहीं कहता है। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास बचती है रीजनिंग, रेशनल नॉलेज। और रेशनल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो एम्पिरिकल नॉलेज नहीं होती है। तो नॉलेज जो रेशनल होती है, जो एम्पिरिकल नहीं होती है, जो कि रीजनिंग से मिलती है, वो तो टोटल नॉलेज एनालिटिकल होती है और वो अमूर्त होती है, जो जो रियल वर्ल्ड है उसके बारे में कुछ क्लेम नहीं करती। और ऐसी दो ही नॉलेज हमारी समझ में है, एक मैथमेटिक्स, एक लॉजिक। इसके अलावा तीसरी ऐसी कोई नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि ये प्योर एनालिटिक है। और मेटाफिजिक्स की जैसा आप अभी ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं कुछ प्रोपोजिशंस पे, वो एनालिटिकल प्रूव होती ही नहीं। थर्ड थिंग, इंट्यूशन से हमें कोई बात पता लगती है तो हम उसे मतलब उस पे फिट उसको क्या बोलते हैं, जस्टिफाइबल मान सकते हैं। बट इंट्यूशन इज नॉट ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। इंट्यूशन को वैलिड सोर्स नहीं माना जा सकता नॉलेज का। और जब जब इंट्यूशन को नॉलेज का वैलिड सोर्स मानने का गलत प्रयास ह्यूमन प्रजाति ने किया है, मानव जाति ने किया है, तब तक एक नए पंथ, एक नए संप्रदाय, नए धर्म की उत्पत्ति हुई है आपके चारों तरफ। जिन्होंने भी एक नए पंथ, एक संप्रदाय की स्थापना की, एक नए रिलीजन की स्थापना की, उन्होंने सब ने इंट्यूशन के बेस पे बताया कि ऐसी बात है, ऐसा मामला है, ऐसा मामला है, और एक नई विचारधारा को जन्म दी। Intuition is not a valid source of knowledge, cannot be acceptable। फिर आते हैं हम कार्नेप की स्टेटमेंट है, लॉजिक इज द लास्ट साइंटिफिक इंग्रेडिएंट ऑफ फिलोसफी, इट्स एक्सट्रैक्शन लीव्स बिहाइंड ओनली ए कंफ्यूजन ऑफ नॉन साइंटिफिक सूडो प्रॉब्लम्स। लॉजिक जो है एकमात्र फिलोसफी का एकमात्र वैज्ञानिक इंग्रेडिएंट है, जो कि फिलोसफी को कहीं ना कहीं वैज्ञानिक धरातल पे खड़ा करता है। सिर्फ और सिर्फ लॉजिक। भाई ये तो आप इतने साल से पढ़ते आ रहे हो, आपको अच्छी तरह से पता है लॉजिक फिलोसफी का जो फंडामेंटल पिलर जो होता है उनमें से एक है। तो फिलोसफी को अगर आप लॉजिक से अलग करके पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। फिर आप फिलोसफी नहीं कर रहे, फिर आप लैंग्वेज गेम कर रहे हो, जैसा कि विटगेंस्टाइन कह रहा है। आपने लॉजिक से हटके फिलोसफी कर रही तो आप थियोलॉजी कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, आप मिस्टिसिज्म कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट फिलोसफी नहीं कर रहे हो। बिकॉज लॉजिक इज द साइंस ऑफ फिलोसफी और इट्स एक्सट्रैक्शन लीव्स बिहाइंड। अगर इसी को आप बाहर कर दोगे ना, तो आपके पास सिवाय कंफ्यूजन के कुछ भी नहीं रहेगा। सारी की सारी नॉन साइंटिफिक और सूडो प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। ये सूडो प्रॉब्लम्स और ये कंफ्यूजन्स तभी खड़े होते हैं, नॉन साइंटिफिक चीजें तभी सामने आती हैं जब आप लॉजिक को साइड करके सोचते हो। भाई लॉजिक तो देन ही फिलोसफी की है, और फिलोसफी से लॉजिक को ही बाहर करके फिलोसफी करोगे तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। ये कार्नेप कहता है। इंद्रिय अनुभव की सीमा का अतिक्रमण करने की निरर्थकता इस मत पर आधारित नहीं है कि मानवीय बुद्धि ऐसा करने में सर्वथा असमर्थ है, बल्कि उन नियमों पर आश्रित है जो भाषा की शाब्दिक सार्थकता को निर्धारित करते हैं। एम्पिरिकल जो हमारा जो क्राइटेरियन है उसको क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए वो प्रोपोजिशन निरर्थक हो जाते हैं। उसका आधार ये नहीं है कि मानव बुद्धि जो इंपेरिकल बियॉन्ड इंपेरिकल उसे समझ नहीं सकती। अब कोई क्लेम करे, देखो इन्होंने इसके लिए भी जगह नहीं छोड़ी। अगर कोई क्लेम करे भाई मुझे तो इंट्यूशन है,
मुझे तो पता लगा है कि नॉलेज ये है, और मैं आपको देखो इसका वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं। ठीक है, जैसा कि विटगेन्स्टाइन कहते हैं समथिंग कैन बी सेड एंड समथिंग कैन बी शोन, और वो कुछ चमत्कार टाइप आपको करके दिखा देता है। तो ये उसको आधार मान ही नहीं रहे ना ज्ञान का। ये कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि मानवीय बुद्धि कुछ नॉन इंपेरिकल उसे समझ नहीं सकते, बिल्कुल समझ सकते हैं। साइंस को भी बचा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि साइंस जो है इस ब्रह्मांड की बहुत दूर की जो गैलेक्सीज हैं और हैं, जितने भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनको भी मैथमेटिकली समझते हैं, ब्लैक होल को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो तो नॉन एम्पेरिकल है। ये साइंस को भी बचा रहे हैं, उसको भी तो वो समझ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम उसे नहीं कह रहे, हम उसे नहीं कह रहे हैं कि वो मानवीय बुद्धि समझ सकती है जो नॉन एम्पेरिकल है, लेकिन उससे वो मीनिंगलेस नहीं हो जाती है, क्योंकि लैंग्वेज का जो रूल है, लैंग्वेज के जो नियम है, उन नियमों में तो कम से कम वो आ रही है ना। ये आगे और अच्छे से एक्सप्लोर होगी चीज। मेन बात लैंग्वेज में आने की है भाई। आपने कोई नॉन एम्पेरिकल चीज जान ली, आप उसे बता ही नहीं पा रहे हो। महात्मा बुद्ध हो गए हो जो 10 क्वेश्चन पे द्वादश निदान हो, क्या था द्वादश निदान ही था ना, चुप बैठ जाते हैं, बेचारों की मजबूरी है। बोले जब आप भाषा में बता ही नहीं पा रहे हो कुछ नॉन एम्पेरिकल जो आपने जाना है, तो भाषा की निरर्थकता के कारण वो प्रपोजिशन निरर्थक हो जाती है, क्योंकि भाषा की शाब्दिक सार्थकता भाषा के अंतर्गत वो नहीं आती। मीनिंग भाषा का जो मीनिंगफुलनेस का डेफिनेशन है, भाषा में जो मीनिंगफुल होता है वहां पे वो नहीं आ रही है। हमारा कहना कुल इतना है, क्योंकि लैंग्वेज में ही तो बताएंगे भाई अगर आखिरकार हम। मुझे कोई नॉन इंपेरिकल इंट्यूशन हुआ और मैंने सामने वाले के सर पकड़ के उसको भी वो करवा दिया, उसने आगे वाले को करवा दिया, उसने आगे वाले को करवा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज में उसे एक्सप्रेस करो, वो हम कर नहीं पाते, इसलिए वो मीनिंगलेस हो जाते। इसलिए वो उसे गलत, झूठ नहीं कहते, सूडो कहते हैं, मीनिंगलेस कहते हैं। और इससे वो साइंस को भी बचा रहे हैं, क्योंकि साइंस बियॉन्ड द एम्पिरिकल रिल्म, वो साइंस जो होता है लॉजिक के बेस पे, मैथमेटिक्स के बेस पे बियॉन्ड एम्पिरिकल रिल्म चीजें खोज लेते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज में एक्सप्रेस की जा सकती है। All scientific disciplines should be reducible to a common language, often physics, to foster interdisciplinary unity. The न्यूरोथ ने एनसाइक्लोपीडिज्म नाम का एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यूनिटी ऑफ साइंस को उन्होंने रखा है। जितने भी साइंटिफिक नॉलेज है, जितने भी साइंस की फील्ड्स हैं, जितनी भी डिसिप्लिन है साइंस की, उन सब के सब पे एक ही कॉमन लैंग्वेज अप्लाई हो जाती है। और लगभग फिजिक्स की लैंग्वेज अप्लाई हो जाती है, और उस लैंग्वेज से वो सारी चीजें समझ में आ जाती है। वेरिफिकेशन का अर्थ सत्य का असत्य सिद्ध होना नहीं, परंतु तत्व मीमांसा के कथन, सत्य या असत्य सिद्ध होना नहीं है, गलत लिखा है, सत्य या असत्य सिद्ध होना नहीं है, परंतु तत्व मीमांसा के कथन के लिए इसलिए सदम है क्योंकि वो दोनों ही सिद्ध नहीं किए जा सकते। इट इज नॉट अबाउट ट्रू और फॉल्स। इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू, इट इज नॉट अबाउट ट्रू और फॉल्स, इट इज जस्ट about the verification and about their meaningfulness. तार्किक प्रत्यक्षवादी तथ्यपरक प्रतिज्ञप्तियों की सार्थकता के निर्धारण करने के लिए सत्यापनता के निकष का प्रयोग करते हैं। कोई प्रतिज्ञप्ति सार्थक तभी कही जाएगी जब वह या तो विश्लेषणात्मक हो अथवा अनुभव द्वारा सत्यापित होती हो। जो कथन इन शर्तों को पूरा नहीं करते वे क्षदम कथन ही कहे जा सकते हैं। दोज आर सूडो प्रोपोजिशंस।